हाय, दिस इज गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के उस पोर्शन को जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और अभी तक जिन लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या वो नए एक्ट एग्जाम में आएंगे, तो जब तक आपके एग्जाम में स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं आया, स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर दिया जाता कि ये सब्जेक्ट नया एक्ट आपके एग्जाम में आएगा, तब तक हम पुराने एक्ट से ही लेकर चलेंगे। यानी जो अब हमारा अपकमिंग एग्जाम है हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का, तो उसमें जो इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, जो कि अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट की इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन से। देखिए, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो ड्राफ्ट किया था सर जेम्स स्टेफन ने, तो ये एनफोर्स में आया था 1 सितंबर 1872 से। और तीसरा ये कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी अपने आप में पूरा नहीं है। अब क्या था, इंडियन एविडेंस एक्ट आने से पहले इंग्लिश कॉमन लॉ था, तो जब भी इंडियन एविडेंस एक्ट को इंटरप्रिटेट करने में कोई हेल्प लेनी होती है जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में अपने आप में पूरी नहीं है, तो उसके लिए इंग्लिश लॉ की हेल्प ली जाती है। तो इसलिए हम इंडियन एविडेंस एक्ट को एग्जॉस्टिव नहीं कह सकते। ये जो तीन चीज़ें हमने डिस्कस करी है ना, कि किन्होंने ड्राफ्ट किया, कब एनफोर्स में आया और क्या ये एग्जॉस्टिव है या नहीं, ये एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके तीन मेन प्रिंसिपल पर। फर्स्ट प्रिंसिपल है जो एविडेंस होगा वो कन्फाइन होगा सिर्फ मैटर इन इशू तक। अब देखिए, किसी भी केस में इतने सारे एविडेंसेस हो सकते हैं, तो क्या वो सभी एविडेंस आप कोर्ट में देंगे? नहीं। जितना मैटर इन इशू तक सीमित होंगे उतने एविडेंसेस ही दिए जाएंगे, और अगर हमने ज़्यादा भी दे दिए हैं तो एविडेंस को सीमित रखा जाएगा मैटर इन इशू तक। और दूसरा प्रिंसिपल ये कि हियर से एविडेंस कभी भी एडमिसिबल नहीं होगा। और तीसरा ये कि सभी केसेस में हमेशा बेस्ट एविडेंस ही दिया जाएगा। अब ये जो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, ये सभी आपको नोट्स की फॉर्म में भी मिल जाएंगे, और उसके लिए आपको विजिट करना होगा www.thegoligal.com, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी इंडियन एविडेंस एक्ट के ये पर्टिकुलर नोट्स आप परचेज कर सकते हो, जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। अब देख लेते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ पर लगता है और कहाँ पर नहीं लगता है। सबसे प्राइमरी रूल तो ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर लगता है, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स पर भी लगता है, पर आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के कोर्ट मार्शल्स पर ये नहीं लगता है। आर्बिट्रेशन पर एविडेंस एक्ट नहीं लगता, एफिडेविट्स पर भी एविडेंस एक्ट नहीं लगता है। देखिए, एक एक वर्ड जो मैं एक एक लाइन बोल रही हूँ ना, अगर आप प्रीवियस ईयर्स उठाएंगे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उठाएंगे तो ये सभी क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में दिखेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को करने से क्या होगा कि आपके वो सारे एमसीक्यूज जिस वीडियो को देखने से ही रिवाइज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आप किसे कहते हो। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वो हैं जहां पर एविडेंस ऑन ओथ ली जाती है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या इनकम टैक्स के सामने जो प्रोसीडिंग होंगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, क्या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, वहीं अगर इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग है तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। वहीं अगर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने प्रोसीडिंग्स हैं तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, पर अगर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर में हरियाणा में पूछा गया है कि क्या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग है, तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, और जो भी इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग है वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। पर ट्रिब्यूनल के सामने और कोर्ट के सामने जो प्रोसीडिंग है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में कि इंडियन एविडेंस एक्ट एफिडेविट्स पर नहीं लगता है। ये हमें पता है, पर इसकी एक्सेप्शन है। इसकी एक्सेप्शन है दो। पहली एक्सेप्शन है सीपीसी का ऑर्डर 19, और दूसरी एक्सेप्शन है सीआरपीसी का सेक्शन 295 से लेकर 297, जहां पर ये एफिडेविट हैं पर फिर भी इन पर एविडेंस एक्ट लगता है। वैसे इन जनरल एफिडेविट्स पर इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो लेक्स फोरी है, यानी लॉ ऑफ द फॉरम। लॉ ऑफ द फॉरम मतलब जो कोर्ट है उसे आप फॉरम कहेंगे, जहां पर जिस कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वहां का लॉ अप्लाई होगा। अब ये कैसे कि मान लीजिए प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इंडिया में और
जो कोई गवाह है वो बाहर रहता है, फॉरेन में रहता है, अब उसको अपनी गवाही देनी है, वो वहीं पर थ्रू एफिडेविट या किसी भी मोड में, या फिर मान लीजिए वो फॉरेन में ही अपनी एविडेंस अगर रिकॉर्ड करवाता है, तो क्या वहाँ पर फॉरेन का इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा या फिर इंडिया का? तो क्योंकि जहाँ पे प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी, इंडिया में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो जो लॉ होगा वो फॉरेन का लगेगा, यानी उस कोर्ट का लॉ वहाँ पर अप्लाई होगा।